नमस्कार सभी को एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द इंग्लिश ओएसिस पर आपका स्वागत करता हूं। इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक हमने शुरू कर रखे हैं, जिनमें पहला अपना टॉपिक है टेंसेस का। टेंसेस में अपना पहला प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने सूत्रों तक यानी सिंटैक्स तक इसका अध्ययन कर लिया है कि कौन कौन सी वर्ब्स किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स इसमें लगाई जाती है, जिसमें हमने वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने का रूल भी समझा और हमने डू डज का प्रयोग भी इसमें समझा। अभी हम प्रत्येक सूत्र के अनुसार वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो एग्जाम्पल भी यहां पर देखेंगे। सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट के किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहला अपना जो वाक्य है वो यहां पर है, यति स्पीक्स इंग्लिश। हमें वर्ब का यूज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है। सब्जेक्ट यदि अपना सिंगुलर है, एक वचन है, तो जैसा कि हमने नियम में पढ़ा था, यदि कर्ता एक वचन होता है तो क्रिया को भी हम एक वचन ही लगाते हैं। और एक वचन बनाने के लिए वर्ब के साथ में हमें यहां पर एस जोड़ना होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, स्पीक के साथ में हमें एस लगाना है। एस हमने क्यों लगाया? क्योंकि इस वर्ब के अंत में के है और के का कोई नियम अपने पास है नहीं, इसलिए जो वर्ब्स किसी भी नियम में नहीं आती है उसके अंत में हम एस का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है यति स्पीक्स और ये आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया सकारात्मक या पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा वाक्य बनाते हैं नेगेटिव। तो यहां पर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दूसरे सेंटेंस में यहां पर हमें नोट लगाना है, लेकिन नोट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है डज। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। यति है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, गर्ल का नाम है, इसलिए हमने यहाँ पर डज का यूज किया, साथ में लगाया नोट। यहां पर जो एस था अब वो इसके साथ नहीं आएगा, वो डू के साथ में आ जाएगा। और डू के साथ में ईएस क्यों आता है? क्योंकि अंत में इसके ओ है तो हम ईएस का उपयोग यहां पर करेंगे। नोट आएगा और नोट के बाद में स्पीक आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी यहां पर। यहां पर ये भी एक ध्यान रखना है आपको हमेशा कि डज नॉट, डू नॉट और पास्ट में डिड नॉट, इन सब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में आपको यदि डू, डज और डिड का नोट के साथ प्रयोग करना है तो उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाएगी। थर्ड वाला जो सेंटेंस होता है वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में मैंने आपको बताया था कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सबसे पहले लिखी जाती है। जो भी हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, यहां पर डज है तो हम सबसे पहले डज को लिखेंगे, फिर ये अपना सब्जेक्ट यहां पर आएगा, फिर वर्ब आ जाएगी और उसके लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा देना है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? डज यति स्पीक इंग्लिश। चौथा और लास्ट अपना जो टेंस है सेंटेंस, उसके अंदर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहां से तो हम डज से ही शुरू करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में यहां पर नोट लगाया जाएगा। नोट है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगाना है, फिर वर्ब आएगी और फिर इंग्लिश आएगी। यदि आप नोट और डज को अलग अलग यूज करते हैं, डज को नोट को अलग अलग यूज करते हैं, तो नोट सब्जेक्ट के बाद में आता है यहां पर। अब कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले भी नोट आ सकता है, लेकिन कैसे? यदि हम दोनों को यहां पर इस तरह से लिखें, डजंट लिखेंगे तो ये नोट वहां पर चला जाएगा। डजंट यति स्पीक इंग्लिश। यदि आप दोनों को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो दोनों एक साथ में यहां पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के रूप में आएगा डज या डू नॉट जो भी है। यहां पर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर आएगा यहां पर
ऑब्जेक्ट। तो ये तो थे सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का यूज कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। अब इसके आगे देखते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का यूज कैसे होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। प्लूरल के साथ में कौन सी वर्ब आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में देखते हैं। सेंटेंस लिखते हैं, यू प्ले हॉकी। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यू बहुवचन के रूप में काम में लिया जाता है। यहां पर प्ले है वो फर्स्ट फॉर्म है और यहां पर आ गया इसका ऑब्जेक्ट, यू प्ले हॉकी। अब क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए इसके साथ में हमें एस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सारी की सारी प्लूरल होती है, इसलिए आपको इनके साथ में एस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको यदि हम नेगेटिव में बनाएं, नेगेटिव में बनाएंगे तो यू बहुवचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, उसके साथ में नॉट और उसके साथ में प्ले और प्ले के साथ में हॉकी। ये नेगेटिव होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ये डू है वो पहले आ जाएगा, डू यू प्ले हॉकी, प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटरोगेटिव सेंटेंस लास्ट में, लास्ट सेंटेंस आ जाएगा डू के साथ में, डू यू नॉट प्ले हॉकी, डू यू नॉट प्ले हॉकी। तो इस प्रकार से 4 सेंटेंस बनेंगे। वर्ब है उसके साथ में एस या इस का प्रयोग नहीं करना है। यदि प्लूरल फॉर्म है तो एस या यस हम नहीं लगाएंगे इसमें। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, डू के साथ में नोट लगाया जाएगा और जैसे डू आता है यहां पर प्ले के साथ में फिर हॉकी लगा दिया जाएगा। तीसरे के अंदर डू सबसे पहला लिखा जाएगा और चौथे के अंदर डू यू के बाद में नोट आ जाएगा यहां पर। इसमें भी वैसे ही जब नोट को सब्जेक्ट से पहले लिखें तो ये डोंट बन जाएगा, डोंट यू प्ले हॉकी। इसके बाद में आई का एग्जांपल देखते हैं। आई है वह है प्रेजेंट टेंस के अंदर प्लूरल फॉर्म के रूप में काम में लिया जाता है, इसलिए हमें आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना होता है। जैसे यहां हमने लिखा आई हेल्प यू, पॉजिटिव सेंटेंस। आई हैव प्लूरल फॉर्म में मानी जाती है प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हमने हेल्प लिखा है, हेल्प्स नहीं होगा यहां पर। जैसे हम इसको नेगेटिव में ले जाएंगे, नेगेटिव में ले जाएंगे तो इसका बन जाएगा आई डू नॉट हेल्प यू। क्वेश्चन मार्क होगा, इंट्रोगेटिव होगा, तो यहां पर लिखा जाएगा डू आई हेल्प यू, इंट्रोगेटिव साइन। फोर्थ में हो जाएगा डू आई नॉट हेल्प यू। इस प्रकार से आई को प्रेजेंट टेंस में प्लूरल या बहुवचन सब्जेक्ट मानकर वाक्य को हमें बनाना है। फर्स्ट फॉर्म लगानी है और हेल्पिंग वर्ब लगानी है डू। तो ये अपने थे एग्जाम्पल कि एक वचन के साथ में वर्ब किस प्रकार से लगाते हैं, बहुवचन के साथ किस प्रकार से लगाते हैं और आई के साथ में किस प्रकार से सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब कक्षा 9 से 12 तक जो क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के अंदर या फिर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें अधिकतर जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स के आते हैं, यानी आपको वर्ब को भरना होता है इंग्लिश सेंटेंस में। तो इस प्रकार के वाक्यों में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान के लिए कुछ शब्द दिए जाते हैं। उन शब्दों को हम टाइम एडवर्ब्स कहते हैं। उन टाइम एडवर्ब्स के द्वारा प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंग्लिश के सेंटेंस की पहचान की जा सकती है। वो शब्द कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। टाइम एडवर्ब की बात करें तो ये मुख्य टाइम एडवर्ब यहां पर हमने ले लिए हैं। इनके एक एक अर्थ मैं आपको बता देता हूं। किसी भी वाक्य के अंदर
जब ये टाइम एडवर्ब्स आते हैं तो वो वाक्य सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का माना जाता है। सबसे पहला है डेली। डेली यानी रोजाना, ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, रेयरली कभी कभार, सेल्डम कभी कभी, फिर यहां से चलेंगे रेगुलरली नियमित रूप से, फ्रीक्वेंटली बार बार, ओकेजनली बार बार, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी, यूजुअली सामान्यतः, जनरली प्राय, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, संडे नहीं करना है। यदि ऑन संडे हो और एस ना हो तो वो टाइम एडवर्ब नहीं होगा। इसी प्रकार से ऑन मंडेज, मंडेज है, ऑन संडेज का अर्थ है प्रत्येक रविवार को, ऑन मंडेज प्रत्येक सोमवार को, तो यहां पर एस लगा होगा तो ही टाइम एडवर्ब के रूप में माना जाएगा। इसी प्रकार से वंस, वंस यानी एक बार, ट्वाइस दो बार, यदि किसी कार्य की पुनरावृत्ति हो रही है, वंस यानी एक बार, ट्वाइस यानी दो बार, ए डे, ए वीक एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, वर्ष में, इस प्रकार से यदि दोनों संयुक्त रूप से हैं, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, जैसे डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं टेक दीज मेडिसिन ट्वाइस ए डे, यानी ये दवाइयां आप दिन में 2 बार लीजिए। इस प्रकार की जो फ्रीक्वेंसी जब आती है, बारंबारता आती है किसी कार्य की, तो उसके लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। फिर है एवरी के साथ में एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से, जैसे प्रत्येक दिन, प्रत्येक हफ्ते, प्रत्येक महीना और प्रत्येक वर्ष। इसी प्रकार से इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस प्रकार के शब्द जब किसी वाक्य में आते हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का माना जाता है। अब कुछ एक इसमें टाइम एडवर्ब है, जैसे ऑलवेज है। ऑलवेज है वह केवल प्रेजेंट टेंस में नहीं आता है, वह अन्य टेंस में भी आता है, तो उसके अलग अलग रूल्स होते हैं, वो जब हम टेंस पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा। आपको इन सब को नोट कर लेना है और इन सबको याद भी कर लेना है, इनसे आप सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कर पाओगे। अब इनके बाद में हम आते हैं रूल्स पर, कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसका यूज कहां कहां पर किया जा सकता है, या वाक्य आपको दिया हुआ है लेकिन आपने इनमें से एक भी शब्द उसके अंदर नहीं पाया, तो उस वाक्य की फिर पहचान कैसे करते हैं, यह हम देखते हैं यूजेस के अंदर। यूजेस में पहला जो इसका यूज आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वो है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल का अर्थ होता है शाश्वत, सार्वभौमिक। हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं शाश्वत सत्य, यानी ऐसे फैक्ट जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से अब तक वो हमेशा से उसी रूप में काम कर रहे हैं, और जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी, जब तक ये जीवन चलता रहेगा इस ब्रह्मांड के अंदर, तब तक वो कार्य वैसे ही चलते रहेंगे। इस प्रकार के कार्यों को हमने यूनिवर्सल ट्रुथ में शामिल किया है। अधिकतर जो कक्षा 10-12 तक पढ़ चुके हैं छात्र, उनको तो नियम पता है। सूर्य का पूर्व दिशा से उदय होना, सूर्य का पश्चिम दिशा में अस्त होना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना, इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ में शामिल किए जाते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, और बाकी जो एग्जाम्पल होंगे मैं एक्सरसाइज के रूप में जब टेंस पूरा होगा तो उसके लास्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक सेंटेंस लेते हैं, द सन, यहां पे हमने ब्लैंक छोड़ दिया, यहां पे हमने लिख लिया राइट इन द ईस्ट। सूर्य उदय होता है पूर्व के अंदर। अब इस सेंटेंस के अंदर कोई भी अपने पास हिंट नहीं है जिससे पता चले कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए हमें इस वाक्य के मीनिंग को जानना होगा कि इसका मीनिंग कहां पर यूज किया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे द सन, राइज यानी उदय होना, ईस्ट यानी कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। तो सबको पता है कि सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा के अंदर। तो हमने जान लिया कि यह वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ का है।
दूसरी बात हम देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हमें एस या ईएस का प्रयोग करना है। ई इसके लास्ट में पहले से है तो हमें केवल एस जोड़ना है और यहां पर हमें राइजेज कर देना है। तो वाक्य क्या बनेगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसी प्रकार से द सन सेट्स इन द वेस्ट। एक और लिख लेते हैं, द मून डैश रिवॉल्व राउंड द अर्थ। द मून रिवॉल्व यानी घूमना, चक्कर लगाना, राउंड द अर्थ पृथ्वी के। इसमें भी कोई हिंट नहीं है, हम इसका अर्थ जानेंगे। सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी के, तो इसका यूज बन गया यूनिवर्सल ट्रूथ का, तो हम यहां पर रिवॉल्व कर देंगे, इसके आगे एस जोड़ दिया जाएगा। ये पहला अपना रूल है यूनिवर्सल ट्रूथ का। दूसरा जो अपना यूज है वो है हैबिचुअल फैक्ट का, यानी आदतन तथ्य, आदत वाले तथ्य। इनमें हम उन सभी आदतों को शामिल करते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष की है या फिर किसी जाति विशेष की है। कैसे? ये हमने सेंटेंस लिखा, द डॉग डैश बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। द डॉग बार्क यानी भौंकते हैं, एट द स्ट्रेंजर्स अजनबी व्यक्तियों पर। तो ये इनकी आदत है, जब भी कोई दूसरी गली का कोई व्यक्ति आएगा तो ये शुरू हो जाते हैं। इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें यहां पर बार्क्स का यूज करना है, द डॉग बार्क्स। ये तो है जातिगत आदतें। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हैं जातिगत आदत के, जैसे बिल्लियां हैं वो चूहों के पीछे दौड़ती है, कुत्ते हैं वो बिल्लियों के पीछे दौड़ते हैं। इस प्रकार की जातिगत आदतें इसमें शामिल की जाती है। व्यक्तिगत आदत की बात करें तो सेंटेंस होता है, आई डैश राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। आई राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। ये व्यक्तिगत आदत है जिसमें आई आपको पता है कि एक बहुवचनकर्ता के रूप में काम में लिया जाता है प्रेजेंट टेंस में, तो यहां पर हम राइज को राइज ही लिखेंगे। तो अर्थ क्या बन जाता है? मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं। तो ये हो गया अपना दूसरा रूल हैबिचुअल फैक्ट का। अगले रूल पर आते हैं। तीसरा अपना जो रूल है वो है साइंटिफिक फैक्ट। एस साइंटिफिक फैक्ट। फैक्ट में कोई रूल भी हो सकता है, कोई प्रिंसिपल भी हो सकता है और कोई मेथड भी हो सकता है। वैज्ञानिक नियम, वैज्ञानिक सिद्धांत या वैज्ञानिक रीतियां। ये वैज्ञानिक जब चीजें हैं तो उन सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये प्रिंसिपल में PLE है न कि PAL। यदि यहां पर हम प्रिंसिपल लिखें PAL का अर्थ अलग होता है, प्रधानाचार्य। यहां पर हमने LE लिखा है, उसका अर्थ होता है सिद्धांत। तो इन दोनों में आपको अंतर याद रखना है। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं, वाटर डैश बॉइल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल बॉइल यानी उबलता है कितने डिग्री पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका हमें वैज्ञानिक नियम का पता है कि यह वैज्ञानिक नियम है, इसलिए हम वाटर के साथ में बॉइल्स लगा देते हैं। वाटर है वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यह एक मटेरियल नाउन है
जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उसमें नाउन आएगा, तो नाउन में जो 5 प्रकार के नाउन्स हैं उनमें हम पढ़ेंगे इनके बारे में विस्तार से। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, सारे सिंगुलर फॉर्म में काम में लिए जाते हैं। उनके साथ में हमें वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करना होता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं वाटर डैश फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। पानी है वह फ्रीज हो जाता है, जम जाता है कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। यह भी एक वैज्ञानिक नियम है, इसलिए हम वाटर के साथ में फ्रीजेज कर देंगे। यहाँ पर जेड है लास्ट में, जेड हमने कल नियम में पढ़ा था, किसी भी वर्ब के अंत में जेड हो तो उसके साथ में ईएस लगा दिया जाता है। जेड है तो हम इसके साथ में ईएस जोड़ देंगे। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, वाटर से रिलेटेड ही है। वाटर डैश ब्रैकेट में हमने लिखा कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंटेन यानी शामिल होना। जल में शामिल होते हैं कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये भी एक वैज्ञानिक नियम है। साधारण सा आपको पता है कि जल का जो अणु होता है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो यहां पर भी हमें कंटेन्स करना है। वाटर सिंगुलर है तो हमने एस लगा दिया। तो ये है अपना तीसरा रूल साइंटिफिक फैक्ट के बारे में। चौथा जो अपना रूल है वो है प्रोवर्ब्स के बारे में। प्रोवर्ब्स क्या होती है? कहावतें या लोकोक्तियां भी इनको कहते हैं। कोई भी जो कहावत होती है उसके अंदर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज किया जाता है। कैसे? सेंटेंस है 2 and 2 मैक, ब्रैकेट में मैक 4। 2 and 2 मैक 4। 2 और 2 4 हो जाते हैं। कहावत का अर्थ यह है कि जब हम संयुक्त रूप से मिलें तो अधिक संख्या में आ जाते हैं। यहां पर ध्यान देना है आपको कि जब दो संज्ञाएं एंड से जुड़ जाती है बहुवचन बन जाती है। यहां पर तो ये रूल है। प्रोवर्ब्स के अंदर भी मैक ही आता है, लेकिन कई जगह आपको मैक्स भी मिलता है। वो इसलिए है क्योंकि यदि हम 2 and 2 को मैथमेटिक के बारे में पढ़ें, गणितीय संख्या को जब रूप में मानकर पढ़ें, तो 2 और 2 समान संख्याएं हैं। जब 2 समान संख्याएं हो तो उनके लिए भी सिंगुलर फॉर्म ही काम में लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर मैक्स का यूज भी कर लेते हैं। तो अधिक मान्य तो यह है, लेकिन ये भी गलत नहीं है। पहला यूज इसका। दूसरा एग्जाम्पल अपना है नेचर नेवर चेंज, यानी स्वभाव है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। तो नेचर को देखकर हम यहां पर चेंजेज कर देंगे। स्वभाव कभी बदलता नहीं है। अगला अपना जो यूज है वो है नेचर के बारे में। नेचर या परमानेंट एक्शन, स्वभाव या स्थायी कार्य। जैसे द रोज डैश स्मेल स्वीट। रोज यानी गुलाब का फूल, स्मेल यानी सुगंध देता है, स्वीट यानी अच्छी मधुर। यह इसका स्वभाव है, सिंगुलर है, इसलिए हम यहां पर स्मेल्स कर देंगे। द रोज स्मेल्स स्वीट। और देखते हैं एग्जांपल, मदर डैश लव हर चिल्ड्रन। मदर लव हर चिल्ड्रन।
माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, ये माँ का स्वभाव है। सिंगुलर है इसलिए हम लव्स कर देंगे, मदर लव्स हर चिल्ड्रन। तो आज हम यूजेज में 5 यूज पढ़ेंगे, अगले यूज हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने स्कूल के साथियों के साथ इसको शेयर करें, और जल्दी ही मैं कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए जो कंपल्सरी इंग्लिश है उसका कोर्स शुरू करने वाला हूं। कक्षा 10 का तो चल ही रहा है, टेंसेज है, कक्षा 10 में है। कक्षा 12 के लिए मैं अलग से वीडियो शुरू करने वाला हूं, जिसमें आपका सहयोग है वो यह रहे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को इसके बारे में सूचित करें और हमारे चैनल से इसको जोड़ें ताकि उनको छुट्टियों के दौरान फायदा मिल सके। धन्यवाद।